Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th in this video, and as you know we are studying our geographical part of this lesson and we have completed the first lesson in our previous video and we have done 5 MCQs of this lesson also. हम लोगों ने पिछले वीडियो में जियोग्राफी पार्ट का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था और इस लेसन के 5 MCQ भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज MCQs इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी ये 5 MCQs अपनी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में कर लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स टुडे। आज हमें स्टार्ट करना है, आज हमें कंप्लीट करने हैं आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं इस लेसन से। रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। Before starting this question, I want to tell you that it is the 4th part of this lesson. ये आज का वीडियो इस लेसन का 4th वीडियो है and now we are going to start the question. आइए शुरू करते हैं अब अपना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks, खाली स्थान भरिए। एलिमेंट्स यानी तत्व इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कौन से तत्व शामिल करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और मनुष्यों को? प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, मनुष्य, ह्यूमंस यानी मनुष्य। ये सारी चीजें कौन से एलिमेंट में इंक्लूड होती है, कौन से एलिमेंट में शामिल होती है? तो हमने पढ़े थे 2 प्रकार के एलिमेंट, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक एलिमेंट जैविक एलिमेंट कहलाते हैं हिंदी में, एबायोटिक यानी अजैविक एलिमेंट। तो ये तीनों ही जो चीजें हैं वो जैविक एलिमेंट हैं क्योंकि ये तीनों ही जीवों की श्रेणी में आते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों ही ये जीव हैं और इसलिए इनको जैविक हम कह सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग यहां पर फिल करेंगे बायोटिक एलिमेंट्स। तो बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड यानी बायोटिक एलिमेंट्स में शामिल होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। सो यू हैव टू फिल द वर्ड बायोटिक हियर। यहां पर आपको जो शब्द भरना है वो है बायोटिक। द सेकेंड सेंटेंस इज, दूसरा जो सेंटेंस है वो है द इज द नैरो जोन। ये एक नैरो जोन है, एक संकरा या एक सीमित क्षेत्र है। जोन का मतलब क्षेत्र होता है, नैरो यानी संकरा या छोटा। ये एक छोटा क्षेत्र है विच सपोर्ट्स लाइफ, जो जीवन को सपोर्ट करता है। तो कौन सा ऐसा एरिया जोन होता है जो जीवन को सपोर्ट करता है? तो हमने जो इस लेसन में स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग बायोस्फीयर, जो जैव मंडल होता है, जिसको हिंदी में जैव मंडल कहते हैं, जो तीनों चीजों से मिलकर के बनता है। जब 3 चीजें आपस में इंटरेक्ट करती है, हवा, पानी और धरती, ये तीनों चीजें जहां पर इंटरेक्ट करती है एक जोन बनाती है और वहीं पर जीवन पाया जाता है, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। बायोस्फीयर वो छोटा सा क्षेत्र है विच सपोर्ट्स लाइफ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो यू हैव टू फिल द वर्ड बायोस्फीयर हियर। यहां पर जो शब्द आएगा वो आएगा बायोस्फीयर। सेंटेंस नंबर 3, चेंजेज यानी बदलाव। कौन से बदलाव इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं द बायोटिक एलिमेंट्स? बायोटिक एलिमेंट्स यानी जैविक तत्वों को कौन से बदलाव प्रभावित करते हैं? तो इस लेसन में जो हमने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग जो क्लाइमेटिक चेंजेज होते हैं, जो जलवायु के अंदर जो चेंजेज आते हैं, क्लाइमेटिक यहां पर आपको फिल करना होगा। क्लाइमेटिक चेंजेज यानी जलवायुवीय बदलाव। जलवायु के अंदर जो बदलाव आते हैं, इन्फ्लुएंस यानी वो प्रभावित करते हैं द बायोटिक एलिमेंट्स यानी जैविक तत्वों को। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो फिल करना है वो है कैन बी क्लासिफाइड। इसको क्लासिफाई किया जा सकता है
इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी इसको वर्गों में बांटा जा सकता है एज हर्बीवोरस एंड कर्नीवोरस। किनको हर्बीवोरस और कर्नीवोरस में बांटा जा सकता है? तो ये है लिविंग बींग्स, यानी सजीवों को बांटा जा सकता है इन कैटेगरीज में, हर्बीवोरस और कर्नीवोरस, यानी शाकाहारी और मांसाहारी। इन कैटेगरीज में लिविंग बींग्स को यानी सजीवों को बांटा जा सकता है। नंबर 5, हैव इम्पैक्टेड द एनवायरमेंट ग्रेटली। हैव यानी रखते हैं, इम्पैक्टेड यानी प्रभावित रखते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। हैव इम्पैक्टेड यानी प्रभावित होते हैं या प्रभावित रखते हैं। द एनवायरमेंट करते हैं, प्रभावित करते हैं द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को, ग्रेटली यानी बड़े तौर पर। कौन पर्यावरण को बड़े तौर पर प्रभावित करते हैं? तो वो होते हैं ह्यूमंस यानी मनुष्य। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मनुष्य ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी के जो जैविक, ये बायोटिक और नॉन बायोटिक जो भी चीजें हैं वो पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करती, वो अपने पर्यावरण के अंतर्गत रहती है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है इस पूरे संसार में जो कि पर्यावरण को नष्ट करने का काम करता है, उसको चेंज करने का काम करता है, या ऐसे वो काम करता है जिसके कारण से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो ह्यूमंस यहाँ पर हम लिखेंगे ह्यूमंस हैव इम्पैक्टेड द एनवायरमेंट ग्रेटली, यानी ह्यूमंस जो होते हैं वो एनवायरमेंट को ग्रेटली यानी बड़े तौर पर इम्पैक्ट करते हैं। सो यू हैव टू फिल द वर्ड ह्यूमंस हियर, या इसलिए आपको ये जो शब्द है वो ह्यूमंस यहाँ पर फिल करना है। इन दिस वे यू हैव टू फिल दीज वर्ड्स इन दीज ब्लैंक्स। इस तरह से आपको ये जो वर्ड्स हैं इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। एंड यू कैन डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इन दिस वे। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन एज वी डू, जैसा कि हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप एक लाइन ब्लैंक जरूर छोड़ दें। देन यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर सी। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर सी। स्टेट यानी कहें, बताएं, वेदर यानी क्या, द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि क्या जो स्टेटमेंट्स यानी कथन या जो बात कही गई है, आर ट्रू यानी सत्य है, और फॉल्स या असत्य है। बताएं कि स्टेटमेंट्स जो यहां पर दिए गए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। नंबर 1, द नेचुरल एनवायरमेंट, जो प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण होता है, इज कंपोज्ड, वो बना होता है, ओनली ऑफ लिविंग थिंग्स, केवल सजीव चीजों से। तो क्या वातावरण या एनवायरमेंट केवल सजीवों से बनता है? बिल्कुल नहीं। हमने इस लेसन में पढ़ा है कि जो एनवायरमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक यानी सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की चीजों से बनता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये कंपोज होता है केवल लिविंग थिंग्स से, यानी सजीवों से ही केवल पर्यावरण बनता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। सो यू हैव टू राइट कैपिटल एफ इन ए ब्रैकेट हियर। यहां पर एक ब्रैकेट बनाकर आपको ये कैपिटल एफ लिखना है क्योंकि ये फॉल्स है। नंबर 2, द हाइड्रोस्फीयर। देखिए हाइड्रोस्फीयर जो है वो जल तंत्र, जल मंडल जिसको हम कहते हैं, हाइड्रो जो शब्द होता है उसका मतलब होता है जल या पानी। द हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। हैज यानी रखता है, वेरियस यानी कई प्रकार के, लैंड फॉर्म्स यानी धरती के रूप। तो धरती के रूप हाइड्रोस्फीयर नहीं रखता है। हाइड्रोस्फीयर तो जल के कई रूप रख सकता है, लैंड के फॉर्म्स नहीं रखता है। लैंड के फॉर्म्स तो लिथोस्फीयर रखता है, यानी स्थल मंडल जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर जो चीज लिखी हुई है वो फॉल्स है, क्योंकि यहां पर लिख रखा है द हाइड्रोस्फीयर हैज वेरियस लैंड फॉर्म्स, कि हाइड्रोस्फीयर रखता है कई प्रकार के धरती के फॉर्म यानी रूप। तो ये चीज रॉन्ग है क्योंकि हाइड्रोस्फीयर ये चीजें नहीं रखता है। सो यू हैव टू अगेन राइट द कैपिटल एफ इन ए ब्रैकेट। वापस दोबारा आपको एक कैपिटल एफ लिखना है फॉल्स के लिए ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, बोथ यानी दोनों, बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक यानी सजीव और एबायोटिक यानी निर्जीव या जैविक या अजैविक कह सकते हैं। बोथ यानी दोनों, बायोटिक यानी जैविक एंड एबायोटिक यानी अजैविक
एलिमेंट्स यानी तत्व आर डायनेमिक यानी गतिमान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं इन नेचर यानी प्रकृति में, कि दोनों ही जो एलिमेंट्स होते हैं बायोटिक या एबायोटिक दोनों ही डायनेमिक होते हैं, दोनों में ऊर्जा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही डायनेमिक होते हैं, दोनों में ही ऊर्जा होती है। कई ऐसी निर्जीव चीजें भी होती है जिनमें ऊर्जा होती है। हम जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में, हम जानते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, कई प्रकार की ऊर्जाएं जो एबायोटिक चीजों में भी होती है। तो दोनों ही चीजें डायनेमिक होती है, ऊर्जावान और गतिमान होती है। सो इट इज एक ट्रू स्टेटमेंट, सो वी हैव टू राइट ए कैपिटल टी फॉर इट। इसके लिए आपको लिखना होगा कैपिटल टी इन ए ब्रैकेट। स्टेटमेंट नंबर 4, द प्रोड्यूसर्स यानी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो उत्पादन पैदा करते हैं, जो चीजों को पैदा करते हैं, पैदा करने वाले, बनाने वाले जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। तो नॉर्मली प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को माना जाता है, ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर्स माना जाता है। द प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन यानी जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑब्टेन यानी रखते हैं, देयर फूड यानी उनका भोजन, फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स दूसरे सजीवों से। यहां पर यह बात कही गई है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो दूसरे सजीवों से अपना भोजन लेते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये फॉल्स है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो उन्हीं को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स माना जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि यहां पर यह कहा गया है कि प्रोड्यूसर्स दूसरे लिविंग बींग से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सो यू हैव टू राइट ए कैपिटल एफ इन ए ब्रैकेट फॉर दिस सेंटेंस, फॉर दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 5, रैपिड क्लाइमेटिक चेंज। रैपिड यानी तेजी से, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। तेजी से जो जलवायु का परिवर्तन होता है, हैज कॉज्ड उससे पैदा हो चुका है, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट। एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तीकरण, गायब हो जाना, इस जमीन से पूरी जाति ही गायब हो जाना, उसको एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त होना कहते हैं। तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि रैपिड क्लाइमेट चेंज यानी तेजी से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हैज कॉज्ड यानी इसके कारण से पैदा हो चुका है, एक्सटिंक्शन यानी विलुप्तीकरण, गायब हो जाना, ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, बहुत सारे पौधों और जानवरों की जातियों का, बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है यानी विलुप्त हो गई है, तेजी से जो जलवायु का परिवर्तन हुआ है उसके कारण। सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ये एक सत्य कथन है, एंड यू हैव टू राइट ए कैपिटल टी इन ए ब्रैकेट हियर। यहां पर आपको एक कैपिटल टी लिखना है। आफ्टर दीज स्टेटमेंट्स एंड फिनिशिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन। एक ब्लैंक लाइन आप जरूर यहां पर छोड़ दें इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने पर। एंड डियर स्टूडेंट्स, do your work in a very good handwriting always. Keep a minimum distance between the words के बीच में जो minimum distance होनी चाहिए वो आप maintain करें। and please write every letter clearly. यहाँ जो भी लेटर आप लिखें, जो अक्षर, एक एक अक्षर जो आप लिखें वो क्लियरली दिखना चाहिए, बिकॉज you have to use this written work for your exam and टेस्ट्स। आपको ये जो वर्क आप कर रहे हैं ये आपके एग्जाम और टेस्ट के लिए यूज करना है। सो यू शुड राइट एनीथिंग इन ए रीडेबल फॉर्म, इन ए नीट एंड क्लीन फॉर्म। इसलिए आप जो भी लिखते हैं वो पढ़ने योग्य होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि आप उसको यूज कर सकें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, मैच द कॉलम्स। कॉलम्स को मैच कीजिए। लेट्स लुक व्हाट इज इन द फर्स्ट कॉलम ए। कॉलम ए, आइए देखते हैं क्या है कॉलम ए में। एट द फर्स्ट नंबर इट इज बायोटिक एलिमेंट। फर्स्ट नंबर पर लिखा है बायोटिक एलिमेंट यानी जैविक तत्व। नंबर 2 पे लिखा है एबायोटिक एलिमेंट यानी अजैविक तत्व। नंबर 3 पे लिखा है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक यानी पैदा करने वाले, या पौधे हम कह सकते हैं उनको। नंबर 4 पर लिखा है कंज्यूमर यानी उपयोग करने वाले,
उपभोक्ता, जो प्रोड्यूसर पैदा करते हैं उसको खाने वाले कंज्यूमर होते हैं, इसमें मनुष्य भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, वो सब कंज्यूमर हैं। नंबर 5 है लिथोस्फीयर, यानी स्थल जगत या जमीन का जो एरिया है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। यहाँ पर स्थल मंडल कह सकते हैं इसको, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। अब आइए देखते हैं दूसरी तरफ क्या लिखा है। साइड बी में लिखा है, ए में, ऑप्शन ए में, मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा। खनिज संपदा किससे रिलेटेड कर सकते हैं हम? खनिज यानी जमीन में से जो चीजें निकलती है वो खनिज होती है, जिनको मिनरल कहते हैं। वेल्थ यानी संपदा, दौलत। तो जमीन में से निकली हुई जो संपदा, खनिज होते हैं उनको मिनरल वेल्थ कहते हैं। और ये लिथोस्फीयर से निकलते हैं, यानी ये स्थल मंडल से निकलते हैं, जमीन में से निकलते हैं। सो यू हैव टू मैच द मिनरल वेल्थ विद द लिथोस्फीयर। द सेकंड इज एनिमल। एनिमल यानी जानवर जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। एनिमल्स यानी पौधों को वो खाते हैं, ईट करते हैं। पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो तो प्रोड्यूसर होते हैं, और एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। तो एनिमल को हम मैच कर देंगे कंज्यूमर से, यानी उपभोक्ता से। थर्ड में लिखा है, सी में लिखा है एयर यानी हवा। तो हवा एक अजैविक एलिमेंट है, एबायोटिक एलिमेंट से हम इसको मैच कर सकते हैं। हवा एक जैविक नहीं है, अजैविक एलिमेंट है, यानी एबायोटिक एलिमेंट से हम इसको मैच कर सकते हैं। एल्गी, एल्गी का मतलब होता है शैवाल। शैवाल भी क्या है? एक प्रकार का प्लांट होता है जो बहुत छोटा होता है, जो दिखता नहीं आंखों से। एल्गी जो होती है, हिंदी में इसको शैवाल कहते हैं, और ये एक प्रकार का प्लांट है। प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, वो पैदा करने वाले होते हैं। ऑक्सीजन को भी पैदा करते हैं, खाने को भी पैदा करते हैं। तो एल्गी को हम मैच करेंगे प्रोड्यूसर से। और लास्ट में बचा है ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी मनुष्य। मनुष्य एक बायोटिक एलिमेंट है, तो ये बायोटिक एलिमेंट से हम इसको मैच कर देंगे। मैं यहाँ पर आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप इस तरह की क्रॉस लाइंस नहीं बनाएं। आप कॉलम ए को एज इट इज लिख दें, फिर जिस वर्ड का जो मैच्ड सामने का वर्ड है उसको आप उसके एकदम अपोजिट साइड में लिखें, एकदम फ्रंट में लिखें, सामने लिखें। ये इस तरह की क्रॉस लाइन नहीं बना करके जो करेक्ट जो आंसर है वो उसको उसके सामने लिख दें आप। जैसे बायोटिक एलिमेंट का जो आंसर है वो ह्यूमंस है, तो आप इसके सामने ह्यूमंस लिख दें। एबायोटिक एलिमेंट का आंसर एयर है, तो आप इसके सामने एयर लिख दें। प्रोड्यूसर का आंसर एल्गी है, तो आप एल्गी लिख दें। इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो आप इसके सामने लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन यू हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में, छोटे रूप में, शॉर्ट में। आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आंसर दीजिए इन शॉर्ट यानी छोटे रूप में। दीज आर सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहां पर कुछ छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। हर एक क्वेश्चन और उसका आंसर कंप्लीट करने के बाद आपको एक ब्लैंक लाइन जरूर लीव करनी है, इसका ध्यान रखें आप, बिकॉज दीज आर क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन यानी परिभाषित कीजिए। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित कीजिए बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स को डिफाइन कीजिए ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण के बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहां पर डिफाइन करने का मतलब होता है इनकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। तो वैसे तो हम जानते हैं बायोटिक यानी जैविक, जो जैविक एलिमेंट्स होते हैं जो जीवों से बने होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं। ये तीन जो होते हैं ये बायोटिक होते हैं। और जो बाकी हवा, पानी और धरती, ये जो एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों एबायोटिक एलिमेंट होते हैं, जैविक और अजैविक। तो यहां पर हमें इसका आंसर लिखना है कि बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर यहां से, क्योंकि इसका आंसर शॉर्ट में लिखना है इसलिए
यहां से आप लिख सकते हैं, एकदम जो लेसन का स्टार्टिंग पेज है वहां से आपको लिखना है लिविंग थिंग्स यानी सजीव आर कॉल्ड कहलाते हैं द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स यानी सजीव। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। जो सजीव होते हैं वो एनवायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ये तो हो गया बायोटिक कंपोनेंट की डेफिनेशन। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखें, क्योंकि ये अपन नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिखने वाले हैं वो अलग है, तो आप नेक्स्ट एक लाइन चेंज कर लें केवल, और फिर ए बायोटिक के लिए लिखना है अपने को द नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। जो निर्जीव प्राकृतिक चीजें होती है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, द नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स जो निर्जीव प्राकृतिक चीजें होती है आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट, वो कहलाती है एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहां पर दोनों की अपन ने डेफिनेशन लिख दी है, बायोटिक और एबायोटिक की। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन एंड आंसर लीव वन ब्लैंक लाइन एंड देन राइट द सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखें। नेम द 3 डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब होता है क्षेत्र। 3 क्षेत्रों के नाम लिखें। नेम द 3 डोमेन्स, 3 डोमेन्स यानी क्षेत्रों के नाम लिखें ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण के 3 क्षेत्र कौन से हैं? एक तो ये पूछा है यहां पर। एक सेकंड क्वेश्चन इसी में और इंक्लूडेड है, विच जोन, कौन सा वो जोन है, कौन सा वो क्षेत्र है, डू दीज फॉर्म, ये जो बनाते हैं, ये तीनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, कौन सा जोन ये बनाते हैं तीनों मिलके, बाय इंटरैक्टिंग, आपस में अंतः क्रिया करके, विद वन अनोदर, एक दूसरे से। पहले तो अपने को ये बताना है कि 3 वो कौन से डोमेन्स हैं, 3 वो कौन से क्षेत्र हैं जो कि नेचुरल एनवायरमेंट के हैं। तो हमें पहले 3 उन डोमेन्स के नाम लिखने हैं, और फिर उसके बाद में बताना है कि ये तीनों आपस में इंटरेक्शन करके कौन सा जोन बनाते हैं। तो 3 जो क्षेत्र हैं द नेचुरल एनवायरमेंट, इसके 3 क्षेत्र यहां पर बांटे गए हैं। एक तो होता है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, और तीसरा होता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ये तीन इसके डोमेन्स हैं नेचुरल एनवायरमेंट के, और ये तीनों मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। देखो यहां लिखा भी है द फॉलोइंग 3 डोमेन्स इंटरेक्ट टू फॉर्म द बायोस्फीयर। ये तीनों इंटरेक्ट करके बायोस्फीयर बनाते हैं यानी जैवमंडल बनाते हैं। तो आंसर लिखने के लिए आप क्वेश्चन से शुरू करें, दा से स्टार्ट करें। द 3 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट आर, यहां पर आप आर लिखें, यहां से स्टार्ट करें आप दा से आंसर। द 3 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट की जो 3 डोमेन्स हैं आर यानी हैं, उसके बाद लिखें आप लिथोस्फीयर कोमा हाइड्रोस्फीयर एंड लगा करके एटमॉस्फीयर, फुल स्टॉप। तो ये तीनों आपने लिख दिए, इसका आंसर लिख दिया आपने फर्स्ट क्वेश्चन का कि द 3 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट, 3 जो डोमेन्स है नेचुरल एनवायरमेंट्स में के आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। ये तो आंसर हो गया इसका कि ये 3 डोमेन्स ये वाले हैं। अब कौन सा जोन बनाते हैं तीनों मिलके, तो यहां से स्टार्ट करें इसका आंसर। दीज फॉर्म बाय इंटरेक्टिंग विद वन अनोदर, यहां से स्टार्ट करें, दीज फॉर्म बाय इंटरेक्टिंग विद वन अनोदर, यानी ये बनाते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करके द बायोस्फीयर जोन, द बायोस्फीयर जोन, ऐसा लिखना, लास्ट में ऐड करना है द बायोस्फीयर जोन, यानी ये तीनों आपस में इंटरेक्टिंग करके यानी अंतः क्रिया करके बनाते हैं द बायोस्फीयर जोन, यानी बायोस्फीयर जोन बनाते हैं। इन दिस वे यू हैव टू राइट द बोथ आंसर्स ऑफ दीज बोथ क्वेश्चंस। ये दोनों आंसर्स इस तरह से आपको इन दोनों क्वेश्चंस के लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर लीविंग वन ब्लैंक लाइन यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 3। What brings, क्या लाते हैं, क्या लाता है, अबाउट चेंजेज इन क्लाइमेट एंड सीजन्स, कौन सी चीजें, वॉट यानी क्या, कौन सी चीजें, ब्रिंग्स यानी लाती है, अबाउट चेंजेज यानी बदलाव के बारे में,
कौन सी चीजें बदलाव लाती है इन क्लाइमेट एंड सीजन्स, जलवायु और मौसम में कौन सी चीजें बदलाव लाती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर कि कौन सी चीजें जलवायु यानी क्लाइमेट और सीजन यानी कि मौसम में बदलाव लाती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, द कंटिन्यूअस सर्क्यूलेशन, लगातार वितरण, लगातार कोई चीज का मिलना, सर्क्यूलेशन यानी वितरण। द कंटिन्यूअस सर्क्यूलेशन, लगातार चलना या वितरण करना किन चीजों का, ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी का। एयर और वाटर का कंटिन्यूअस सर्क्यूलेशन यानी लगातार वितरण, ब्रिंग्स यानी लाते हैं। जब लगातार हवा चलती है, लगातार पानी गिरता है, तो इससे क्या होता है, ये लाते हैं सीजनल चेंज यानी मौसम में बदलाव और क्लाइमेटिक चेंज यानी जलवायु में बदलाव। इन दोनों के लगातार वितरण से या लगातार जब इनकी क्रिया चलती रहती है, ये लगातार सर्क्यूलेट होते रहते हैं एयर और वाटर, इन दोनों के लगातार सर्क्यूलेशन से सीजन में भी चेंज आता है और क्लाइमेट में भी चेंज आता है। फिर से बताना चाहूंगा, द कंटिन्यूअस सर्क्यूलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के कंटिन्यूअस सर्क्यूलेशन से ब्रिंग लाता है, ब्रिंग्स अबाउट सीजनल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। ये सीजनल और क्लाइमेटिक चेंजेस लाते हैं, ये दोनों, इनका कंटिन्यूअस सर्कुलेशन। आफ्टर लिविंग वन ब्लैंक लाइन यू हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स? हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो हम लोग जानते हैं हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जो किसी फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। इसमें मेनली ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, मनुष्य और जानवर इसके अंतर्गत आते हैं मेनली, जो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी परजीवी हिंदी में कहते हैं, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं यहां पर पूछा गया है। व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स? हेटेरोट्रॉप्स क्या हैं, एक तो ये बात पूछी है। सेकंड इसमें पूछा गया है गिव 2 एग्जांपल्स, 2 उदाहरण दीजिए। तो यहां पर जो आंसर आपको लिखना है वो ये है, ऑर्गेनिज्म्स यानी जीव या सजीव, दैट आर नॉट एबल, जो कि एबल नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं। ऑर्गेनिज्म्स सजीव दैट आर नॉट एबल, जो एबल नहीं होते हैं, योग्य नहीं होते हैं, टू प्रोड्यूस फूड, भोजन को प्रोड्यूस करने में यानी उत्पादित करने में, बनाने में। जो भोजन को प्रोड्यूस करने में, उत्पादित करने में या बनाने में एबल नहीं होते हैं, डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर, फ्रॉम द एनवायरमेंट, पर्यावरण से। जो ऐसे सजीव होते हैं जो एनवायरमेंट से सीधा अपना भोजन नहीं तैयार कर सकते, एनवायरमेंट की हेल्प से अपना फूड जो प्रिपेयर नहीं कर सकते, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, विच इंक्लूड कंज्यूमर्स, जिसमें शामिल होते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, दूसरों का भोजन खाने वाले, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जैसे कि जानवर और मनुष्य। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें 2 एग्जाम्पल्स भी पूछे गए थे, तो दोनों एग्जाम्पल्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। फिर से एक बार बताऊंगा, ऑर्गेनिज्म्स यानी सजीव, दैट आर नॉट एबल, जो एबल नहीं होते, जो योग्य नहीं होते, टू प्रोड्यूस फूड, भोजन बनाने में, डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से सीधे तौर पर, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। विच इंक्लूड्स कंज्यूमर्स, जो कि शामिल करते हैं यानी जिसमें शामिल होते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोग करने वाले, लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जैसे कि जानवर और मनुष्य। आफ्टर लिविंग द ब्लैंक लाइन यू हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेम यानी नाम बताइए सम ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ मनुष्य की एक्टिविटीज का नाम बताइए, दैट हैव इम्पैक्टेड, जो कि प्रभावित करती है, द एनवायरमेंट, पर्यावरण को, एडवर्सली यानी प्रतिकूल रूप से, गलत तरीके से। ऐसी कुछ एक्टिविटीज के नाम बताइए
जो मनुष्य द्वारा होती है और जो एनवायरमेंट को एडवर्सली यानी प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करती है, गलत तरीके से प्रभावित करती है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मनुष्य की एक्टिविटीज सच एज, जैसे कि, अब उसमें एक्टिविटीज पूछी थी, कौन सी एक्टिविटीज एनवायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करती है, तो वो एक्टिविटीज के नाम आ रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य की एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, जैसे कि कृषि, इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधे, ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, एटसेट्रा आदि हैव एडवर्सली इफेक्टेड, वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण को इन मैनी वेज यानी कई तरीकों से। यहां तक आप लिख सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं यहां पर कि मनुष्य के ये जो एक्टिविटीज है, जो नाम आए हैं यहाँ पर, खेती करना है, मनुष्य खेती करता है, इंडस्ट्री यानी उद्योग लगाता है, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन चलाता है, निर्माण करता है बिल्डिंग्स का, ये सारे काम जो मनुष्य करता है वो सब एनवायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दीज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देयर आर सम डिटेल आंसर्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ बड़े विस्तार से आंसर वाले क्वेश्चंस अब आ गए हैं। आफ्टर लिविंग ए ब्लैंक लाइन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। निम्न के आंसर दीजिए डिटेल में, यानी विस्तार से आंसर देने हैं आपको। इस बार छोटे आंसर नहीं चलेंगे, इस बार डिटेल वाले आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, डेस्क्राइब यानी वर्णन करें, द क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का वर्णन करें, ऑफ एनवायरमेंट पर्यावरण के क्लासिफिकेशन यानी उसके वर्गीकरण का वर्णन करें, विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, सही एग्जाम्पल्स की सहायता के साथ में। सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ में एनवायरमेंट के जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, पर्यावरण का जो वर्गीकरण किया हुआ है, पर्यावरण को जो वर्गों में बांटा हुआ है उसको डेस्क्राइब करें, उसका वर्णन करें। तो पर्यावरण को, नेचुरल एनवायरमेंट को 3 वर्गों में बांटा गया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये 3 यहां पर वर्ग हैं नेचुरल एनवायरमेंट के। तो इसमें क्या है कि अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसमें इसका अपने को डिटेल आंसर लिखना है। तो डिटेल आंसर में अपने को 3 चीजें हैं, 3 भागों में बांटा हुआ है। तो पहला तो है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, इसका ये आंसर अभी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर है, और तीसरा जो है एटमॉस्फेयर, इसका जो आंसर है वो बड़ा है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा दिया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो केवल इसी का है, एटमॉस्फेयर का। तो अगला देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो कर दूं, राइट ए ब्रीथ नोट ऑन द एटमॉस्फेयर। अगला जो क्वेश्चन है वो एटमॉस्फेयर पर ही है पूरा। तो अपन एटमॉस्फेयर को रिपीट नहीं करेंगे, आपका काम डबल नहीं हो, इसलिए मैं एक आपको एक्सेम्पशन दे रहा हूं, एक छूट दे रहा हूं कि आप क्या करें कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट करें और उसके बाद में ये पॉइंट बनाएं आप, लिथोस्फीयर, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट बनाएं आप, हाइड्रोस्फीयर, उसका डिटेल लिखें। नंबर 3 में आप केवल पॉइंट बना के छोड़ दें इसका, नंबर 3 एटमॉस्फेयर, इसका डिटेल नहीं लिखें आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा सेकंड क्वेश्चन, उसमें फिर आपको ये डिटेल लिखना है, एटमॉस्फेयर में ये जो भी डिटेल लिखा हुआ है। तो ये इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट है वो रिपीट नहीं होगा आपका। हालांकि एग्जाम में अगर आपके आता है क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको तीनों की डिटेल लिखनी है, पर अभी लिखने में डबल नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पशन दे रहा हूं, ये छूट दे रहा हूं। बाकी जब आप सेकंड क्वेश्चन के आंसर में इसकी डिटेल लिखेंगे तब आपको लर्न तो करना ही है ये। तो यही चीज आपके फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज में आ जाएगी, तो दोनों जगह डबल रोल हो जाएगा इसका, डबल ए वन टाइम आपकी प्रैक्टिस में आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। डेस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का वर्णन करें, विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो हम लोग इसको यहां से स्टार्ट करेंगे आंसर को। नेचुरल एनवायरमेंट ये नहीं लिखें आप, यहां से लिखें। द लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स
ये जो चीजें हैं, धरती, पानी, हवा, जानवर और पौधे, कंप्राइज नेचर, ये मिलकर के बनाते हैं नेचर को, प्रकृति को बनाते हैं ये सब मिलकर के। द नेचुरल एनवायरमेंट इज ग्रुप्ड, जो प्राकृतिक एनवायरमेंट है इसको ग्रुप्ड किया गया है, इसको समूहों में बांटा गया है, इनटू वेरियस डोमेन्स, कई क्षेत्रों में, इसके कई क्षेत्रों में इसको बांटा है नेचुरल एनवायरमेंट को। द फॉलोइंग 3 डोमेन्स, नीचे के जो 3 क्षेत्र हैं, डोमेन्स यानी क्षेत्र हैं, इंटरेक्ट यानी एक दूसरे से क्रिया करते हैं, टू फॉर्म द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनाने के लिए, जैव मंडल बनाने के लिए, इन विच वेरियस लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट, और जिसमें कि जीवन के कई रूप उपस्थित होते हैं। तो यहां पर 3 इसके मंडल बनाए हुए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 डोमेन्स बनाए हुए हैं। नंबर 1 लगा के आपको लिखना है, ये इतना लिखने के बाद नंबर 1 लगा के लिखना है लिथोस्फीयर, आप ब्रैकेट में इसका स्थल मंडल भी लिख सकते हैं, जमीन का एरिया। दिस इज द सॉलिड टॉप लेयर, ये ठोस ऊपर की लेयर है ऑफ द अर्थ, यहां पर दा है ये, ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती की सरफेस का ये टॉप लेयर है, ऊपर की लेयर है। आल्सो कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट, ये धरती की पपड़ी भी कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये चट्टानों और खनिजों की बनी होती है ये जो लेयर है। विद ए थिन कवरिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी की एक पतली परत भी इसके ऊपर होती है। द लिथोस्फीयर इज इरेगुलर इन शेप, जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, वो शेप यानी आकृति में इरेगुलर यानी अनियमित है, यानी कहीं पर कैसा है कहीं पर कैसा है। एंड हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, और इसमें कई प्रकार की धरती की आकृतियां हैं। लाइक माउंटेन्स, जैसे पर्वत हैं, प्लेन्स यानी मैदान हैं, वैलीज यानी घाटियां हैं, प्लेट्यूज यानी पठार हैं, एटसेट्रा आदि, इस तरह की कई लैंड फॉर्म्स हैं इसमें। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट, इस पपड़ी की का भाग, लेइंग बिलो द ओशन, यानी महासागरों के नीचे भी तो इसका भाग है। महासागर का पानी किस पे टिका हुआ है? धरती पे ही तो टिका हुआ होगा। तो महासागरों के नीचे जो इसका पार्ट है धरती का, इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर, वो कहलाता है महासागरों का फर्श, ओशन फ्लोर कहलाता है। विच अगेन इज अनइवन, जो कि फिर से अनियमित है, यानी महासागरों के नीचे का जो हिस्सा है उसमें भी पहाड़ है, उसमें भी पठार, इस तरह की आकृतियां महासागरों के नीचे वाली जमीन में भी है, यानी महासागरों के अंदर भी इस तरह की लैंड फॉर्म्स होती है। विच अगेन इन अनइवन, वो अंदर वाली जो महासागरों की जमीन फ्लोर है उनका, वो भी अनइवन होता है। एंड नॉट फ्लैट, वो भी फ्लैट नहीं है, चपटा नहीं है। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस, लिथोस्फीयर हमें प्रदान करता है विद मिनरल वेल्थ, खनिज संपदा देता है ये अपने को लिथोस्फीयर। ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान देता है, फॉरेस्ट यानी जंगल देता है, एग्रीकल्चरल लैंड कृषि योग्य भूमि देता है, एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और मनुष्य की आबादी के लिए भी जमीन देता है। ये सारी चीजें लिथोस्फीयर में ही तो होती है। ये एक भाग हो गया पर्यावरण का, ये एनवायरमेंट का एक पार्ट है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। दूसरा जो चीज है मेन एनवायरमेंट का, वो है हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, पानी का एरिया। द पार्ट ऑफ अर्थ, धरती का पार्ट, कवर्ड विद वाटर, जो पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है, इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, इसमें सभी प्रकार के वाटर बॉडीज शामिल हैं, पानी के स्रोत इसमें शामिल हैं। सच एज, जैसे कि ओशियंस यानी महासागर, सीज यानी सागर समुद्र, रिवर्स यानी नदियां, लेक्स यानी झीलें, एटसेट्रा यानी आदि। हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स, जो हाइड्रोस्फीयर यानी ये जो जलमंडल है ये प्रदान करता है वाटर यानी पानी, विच इज एसेंशियल, जो जरूरी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, सभी सजीवों के लिए। तो ये दोनों मंडल हो गए, एनवायरमेंट के 2 भाग हो गए, एक तो जल मंडल, एक स्थल मंडल, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तीसरा एक और मंडल है एटमोस्फीयर, जिसको हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, हवा का मंडल। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में केवल नाम लिख देना इसका। नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 ये हो गया, इसका नाम लिख के छोड़ देना। सेकंड क्वेश्चन में अपन ये पूरा लिख देंगे इसको नाम सहित।
लिखना दोनों में ही है अगर एग्जाम में आता है तो, लेकिन आपका रिटर्न वर्क बचाने के लिए ऐसी ये मैं एक अरेंजमेंट दे रहा हूं आपको। अब ये इतना हो गया फर्स्ट के आंसर में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए ब्रीफ नोट, एक संक्षिप्त नोट लिखिए ऑन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे। ये सेकंड क्वेश्चन जब आएगा तब आप इसका नेम एटमॉस्फेयर लिख के ये शुरू करना। द थिक लेयर, वायुमंडल, द थिक लेयर ऑफ एयर, हवा की एक मोटी परत, सराउंडिंग द अर्थ, धरती को घेरे हुए, इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एयर इज ए मिक्स, एयर क्या है? हवा है, एक मिश्रण है, एक मिली जुली चीज है, ऑफ गैसेज यानी गैसों की, विच चेंज इन क्वांटिटी, जो कि मात्रा में बदलती जाती, यानी जिसकी मात्रा, क्वांटिटी यानी होती है मात्रा। ये हवा के अंदर जो गैसें मिली हुई है, मिक्स हुई है, वो चेंज हो जाती है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, धरती की जो सतह है उससे जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, एल्टीट्यूड से यानी ऊपर की ओर जाते हैं अपन धरती की सतह से, तो जो गैसों की क्वांटिटी है, जो मात्रा मिली हुई है वायु में, वो चेंज हो जाती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तब वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है ऊपर जाते हैं तो, इसीलिए जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है साथ में। एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड, जो वायुमंडल है वो रखा जाता है टू द अर्थ यानी धरती पर, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये वायुमंडल धरती पर कैसे टिका हुआ है? ये धरती की जो आकर्षण क्षमता है, जो फोर्स है यानी बल है, ग्रेविटी यानी आकर्षण का, धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है, उस बल को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण से ये एटमॉस्फेयर धरती पर बना हुआ है। बिसाइड्स वेरियस गैसेज, कई प्रकार की गैसों के साथ में, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन, इन सारी गैसों के साथ में एट हायर एल्टीट्यूड्स, ऊपर की ऊंचाई पर जो ये सारी गैसें होती है, इनके साथ में द एटमॉस्फेयर आल्सो कंटेन्स, एटमॉस्फेयर में ये भी चीजें होती है, डस्ट एंड वाटर वेपर, धूल मिट्टी और पानी की भाप, ये भी एटमॉस्फेयर में होती है। चेंजेज इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जब बदलाव होता है, इन्फ्लुएंस यानी वो प्रभावित करता है, वेदर एंड क्लाइमेट, वो मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। अगर हवा की क्वांटिटी में बदलाव होता है, गैसों की मात्रा में बदलाव होता है, ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ऐसा कुछ भी चेंजेज होता है तो उसके कारण से क्लाइमेट और वेदर दोनों में बदलाव आता है। द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क्स, जो ये वायुमंडल है ये भी कार्य करता है एज ए शील्ड, एक रक्षा कवच के रूप में काम करता है। ये वायुमंडल हमारे एक शील्ड के रूप में, एक आवरण के रूप में भी काम करता है फॉर द अर्थ, धरती के लिए। प्रोटेक्टिंग इट, धरती को बचाता है ये, फ्रॉम द हार्मफुल रेज, नुकसान देने वाली किरणों से, ऑफ द सन, सूर्य की, सूर्य से जो हार्मफुल रेज आती है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है ये एटमॉस्फेयर। एंड आल्सो कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट, और ये टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है यानी बीच का रखता है, न तो टेम्परेचर को ज्यादा कम होने देता है न ज्यादा हाई होने देता है, मॉडरेट यानी बीच का रखता है टेम्परेचर को ऑन द अर्थ सरफेस, धरती की सतह पर। तो कितना जरूरी है, तीनों ही बहुत जरूरी है, जमीन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है और हवा भी जरूरी है। ये तीनों एनवायरमेंट को इन तीन भागों में बांटा गया है, तो इस प्रकार से आपको तीनों की डिटेल लिखनी है और सेकंड क्वेश्चन में आपको एटमॉस्फेयर की डिटेल लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इंटरेक्शन, समझाइए अंतः क्रिया को। ये तीनों आपस में अंतः क्रिया करते हैं, तीनों या तो इन तीन क्षेत्रों में बांट दिया है एनवायरमेंट को, या दो भागों में बांटा है तो जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। तो ये जितने भी भाग बनाए गए हैं पर्यावरण के, एनवायरमेंट के, ये आपस में क्रिया करते हैं एक दूसरे से, इसको इंटरेक्शन कहते हैं। एक्सप्लेन द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन को समझाइए, अंतः क्रिया को समझाइए बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट्स। जो जैविक और अजैविक चीजें होती है, सजीव और निर्जीव जो चीजें होती है वो आपस में क्रिया करती है। बायोटिक यानी सजीव, एबायोटिक यानी निर्जीव, जैविक या अजैविक,
जो जैविक और अजैविक एनवायरमेंट्स होते हैं, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जो क्रिया होती है, उसको समझाइए। तो दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होती है, ये इसमें आपको ये टॉपिक पूरा आया हुआ है, बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, यानी जैविक और अजैविक अंतः क्रिया, दोनों के बीच में कैसे क्रिया होती है। ये लेसन अपन पूरा पढ़ चुके हैं, मैंने एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये अदरवाइज मैं आपको ऐसे मार्क भी करवा सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें समझ में आए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें। इसी तरह मैं आपको समझा भी चुका हूँ ये चीजें फर्स्ट राउंड में, लेकिन समझ में और अच्छा आए इसलिए दोबारा एक एक चीज को समझा रहा हूँ। बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन, जैविक और अजैविक अंतः क्रिया के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको लिखना है उस क्वेश्चन के आंसर में। द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स, जो जैविक और अजैविक तत्व होते हैं ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण के, सजीव और निर्जीव जो चीजें होती है पर्यावरण की, इंटरैक्ट यानी अंतः क्रिया करती है, आपस में क्रिया करती है, विद ईच अदर, एक दूसरे से, एंड चेंज और बदलती है, दोनों बदलती भी है, विद टाइम, समय के साथ। बोथ दीज एलिमेंट्स यानी दोनों एक दूसरे से क्रिया करती है और चेंज भी होती रहती है दोनों चीजें। बोथ यानी दोनों, दीज एलिमेंट्स यानी ये तत्व, आर डायनेमिक इन नेचर, यानी सजीव हो चाहे निर्जीव हो, बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, दोनों ही डायनेमिक होते हैं प्रकृति में। डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा हो, जो गतिशील हो, ऐसी चीज डायनेमिक कहलाती है। तो सजीव भी डायनेमिक होते हैं, निर्जीव भी डायनेमिक होते हैं इन नेचर यानी प्रकृति में, यानी दोनों की ही प्रकृति, दोनों की ही नेचर डायनेमिक होती है। चेंजेज इन द एबायोटिक एनवायरमेंट, जब एबायोटिक यानी अजैविक यानी निर्जीव एनवायरमेंट में बदलाव आता है, चेंज आता है, आर कॉज्ड बाय द एनर्जी ऑफ द सन, जब सूर्य की ऊर्जा के कारण से अजैविक वातावरण में, अजैविक पर्यावरण में बदलाव आता है। सूरज की किरणें जब गिरती है किसी निर्जीव चीजों पर, चट्टानों पर, पानी पर, तो बदलाव आता है उनमें, पानी भाप बन के उड़ जाता है, सूर्य की किरणें गिरती है तो चट्टानें टूटने लगती है। तो ये सन की जो एनर्जी है वो जब गिरती है एबायोटिक एलिमेंट्स पर, तो उनमें चेंज उत्पन्न होता है। और ये जब चीज कंटिन्यू चलती रहती है, द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी का जो कंटिन्यू सर्कुलेशन यानी वितरण चलता रहता है, ब्रिंग्स अबाउट यानी ये लाता है बारे में, किसके बारे में, सीजनल एंड क्लाइमेटिक, मौसम में भी बदलाव होता है उससे, और क्लाइमेटिक यानी जलवायु में भी बदलाव होता है, चेंजेज यानी बदलाव। तो जब लगातार हवा और पानी का ये जो सर्कुलेशन चलता रहता है, हवा चलती रहती है, पानी बरसता रहता है, तो इससे सीजनल चेंजेज भी आते हैं यानी मौसम में भी चेंजेज आते हैं, और क्लाइमेटिक यानी जलवायु में भी परिवर्तन आता है। दीज क्लाइमेटिक चेंजेज इन्फ्लुएंस, और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेज है, ये जो जलवायु के परिवर्तन है, ये प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं द बायोटिक एलिमेंट, ये फिर जीवों को प्रभावित करते हैं। जब मौसम बदलता है तो जीवों पे भी प्रभाव पड़ेगा, जब जलवायु बदलेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो उसका जीवों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सन की एनर्जी से एबायोटिक जो एलिमेंट्स है उनमें चेंज आया, और एबायोटिक एलिमेंट्स बदले तो सीजनल चेंजेज आए या क्लाइमेटिक चेंजेज आए, और सीजनल और क्लाइमेटिक चेंजेज आएंगे तो बायोटिक एलिमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा। मौसम बदलेगा, जलवायु बदलेगी, तो जैविक चीजों पर भी, जानवरों पर, मनुष्यों पर, इन पे भी, पौधों पर, इन पे भी प्रभाव पड़ेगा। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, पौधे, जानवर और मनुष्य, डिपेंड ऑन, वो निर्भर हैं ये तीनों चीजें, लैंड, एयर एंड वाटर, यानी ये तीनों तो क्या है, ये तो बायोटिक है तीनों चीजें, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, पौधे, जानवर और मनुष्य, ये तो जैविक चीजें हैं तीनों, बायोटिक है ये तीनों। लेकिन तीनों किस पे डिपेंड है, एबायोटिक पे निर्भर है, लैंड, एयर और एनिमल वाटर, ये तीनों निर्जीव है, लेकिन तीनों सजीव चीजें तीनों निर्जीव चीजों पर निर्भर है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। सजीवों और निर्जीवों के बीच में कैसे अंतःक्रिया होती है देखा आपने।
दोनों अलग अलग नहीं रह सकते हैं। सजीव बिना निर्जीव नहीं रह सकते, निर्जीव बिना सजीव नहीं रह सकते हैं। दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, और किस तरह से चीजें बदलती है। तो ये आप लिख सकते हैं इतना। और भी है इसमें एक पैराग्राफ, है इसमें, ये भी एक पैराग्राफ लिखना चाहिए आपको। इसमें भी कुछ चीजें हैं इससे रिलेटेड। एबायोटिक एलिमेंट आल्सो कॉज न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो एबायोटिक एलिमेंट्स होते हैं यानी अजैविक तत्व होते हैं, ये आल्सो कॉज, ये भी कारण होते हैं, ये भी पैदा करते हैं न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू इवॉल्व, यानी विकसित करते हैं, विकसित करना, इवॉल्व यानी। तो ये जो एबायोटिक एलिमेंट होते हैं, कौन होते हैं एबायोटिक एलिमेंट? हवा, पानी और धरती। ये तीनों नई जातियां पैदा करते हैं पौधों की, जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों की नई जातियां बनती है निर्जीव चीजों के कारण से। वाइल जब ओल्ड स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, यानी जब पुरानी जातियां एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? When they fail, जब वो पुरानी जातियां फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, टू अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अडॉप्ट यानी अपने आप को बदलने में फेल हो जाती है वो, किस चीज में? चेंजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो पर्यावरण में जो बदलाव के कारक होते हैं, जो पर्यावरण में चेंजिंग आती है, जो वातावरण बदलता है जब, तो उस बदले हुए वातावरण के हिसाब से अपने आप को जब एडॉप्ट करने में वो असफल हो जाती है पुरानी जातियां, तो वो गायब हो जाती है और फिर नई जातियां पैदा होती है जानवरों की और पौधों की। इन द सेम वे, इसी तरह से देखो, यानी कैसे बदल देती है एक दूसरे से, यानी निर्जीव चीजें जब बदलती है तो सजीवों की जातियां ही बदल जाती हैं। जो जातियां, जब वातावरण बदलता है, जब पर्यावरण बदलता है, तो उस नए बदलाव के हिसाब से जो जातियां पौधों की हो चाहे जानवरों की हो, वो अपने आप को ढाल लेती है, वो तो जिंदा रह जाती है। जो नहीं ढाल पाती वो खत्म हो जाती है, और खत्म हो जाती है पुरानी जातियां, तो फिर नई जातियां पैदा होती है। इन द सेम वे, इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मनुष्य के क्रियाकलाप है, सच एज माइनिंग, जैसे कि खाने खोदता है मनुष्य, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन यानी भवन निर्माण का कार्य करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, एग्रीकल्चर यानी खेती करता है। ये जो मनुष्य जो कार्य करता है, आल्सो इन्फ्लुएंस, ये भी प्रभावित करते हैं चेंज यानी बदलावों को इन द एबायोटिक एनवायरनमेंट। मनुष्य के जो काम करता है मनुष्य, वो निर्जीव चीजों को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य तो यही काम करता है। मनुष्य भवन बनाएगा तो पहाड़ों को फोड़ेगा पत्थर के लिए, पेड़ों को काटेगा फर्नीचर बनाने के लिए। तो मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे मकान बना रहा है, चाहे खाने खोद रहा है, वो एबायोटिक जो एलिमेंट्स है उनको प्रभावित करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। दीज इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट, ये जो बायोटिक और एबायोटिक एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन है, जो अंतः क्रिया है, इसके कारण से क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ सोइल। इसके कारण से क्या होता है? ये जो बायोटिक और एबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में जब अंतः क्रिया होती है, तो उससे किन चीजों में बदलाव आता है? मिट्टी में, सोइल में, वेजिटेशन यानी वनस्पतियों में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो पौधों और जानवरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, कहां पर कौन सी जाति रहती है, कौन सा प्लांट कहां पर है, कौन सा जानवर कहां पाया जाता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बदलाव आ जाता है। वेजिटेशन यानी वनस्पति में बदलाव आ जाता है, मिट्टी में बदलाव आ जाता है, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन के कारण। तो ये सारी चीजें डिटेल से यहां पर बताई गई है कि एबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स में जब इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, डेस्क्राइब द कंपोजिशन, डेस्क्राइब यानी वर्णन करें, द कंपोजिशन ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है जैव मंडल,
जिसमें तीनों चीजें मिलकर के बनाती है जैवमंडल। जल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों चीजें मिलकर के बायोस्फीयर बनाती है, जहां पर जीव रहते हैं। क्योंकि जीवों को तीनों चीजें चाहिए, जमीन भी चाहिए, हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तीनों ये स्फीयर मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, यानी कि जैव मंडल बनाते हैं। डेस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का कंपोजिशन यानी वो किन किन से मिलकर के बना है उसका वर्णन करें। गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, सुटेबल एग्जाम्पल्स देते हुए बायोस्फीयर का वर्णन करना है। देखो ये लिखा हुआ बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का वर्णन पूछा है, ये यहां से स्टार्ट करना है और पूरा ये यहां तक है, यहां तक। अब ये क्वेश्चंस क्या है, सॉरी यहां तक है, ये जो अगला पेज है ना इसमें जहां तक इस एटसेट्रा तक। अब क्या ये डिटेल वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जितनी नॉलेज दी हुई है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ये वही छोड़ना पड़ेगा अपने को, आज बहुत ही टाइम हो गया, घंटा भर होने को आया। तो ये यहाँ तक आज हमने कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन तक। ये इससे आगे के क्वेश्चन और है थोड़े बहुत, ये अगले राउंड में हम कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डू ऑल द रिटन वर्क विच आई हैव गिवन यू टुडे। आज जो मैंने आपको वर्क दिया है वो पूरा अपनी नोटबुक में करें, इन ए गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग में करें। बिना हैंड राइटिंग अच्छी किए काम करने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। न तो आपके काम आने वाला है, न हम लोग पढ़ पाएंगे उसको। इसलिए भले ही आप 2 दिन में कर लें इसको, 3 दिन में कर लें, लेकिन जमा जमा के करें, सुंदर करें, एक एक अक्षर साफ दिखना चाहिए। जो रूल्स हैं राइटिंग के, जो जिस टाइप का लेटर होना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कर्सिव के लेटर जैसे होने चाहिए वैसे ही बनाएं। शब्दों को दूर दूर लिखें, पास पास में कभी नहीं लिखें। भले ही ज़्यादा दूर लिख दें पर कम दूर नहीं लिखें। लेटर्स को आपस में टच नहीं करें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए लिखें तो पढ़ने योग्य रीडेबल फॉर्म में आपका वर्क रहेगा। तो आप भी रीड कर पाएंगे जब आपको ज़रूरत होगी उसकी, और हम लोग भी उसको रीड करके उसको चेक कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क in a better way, in a best way. We will meet in next video and we will try to complete the lesson in next video. और हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे अगले वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।